आज की क्लास में हम डीपीएसपीस पर बात करेंगे, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का क्या है, पार्ट फोर्थ। ठीक, इसको कहा जाता है क्या, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। हिंदी में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक, इसमें आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक हमको देखना है। ठीक है, आर्टिकल 35 तक का जो डिस्कशन है वो हमारा खत्म हो चुका है। इसके बाद 36 से लेकर के 51 तक हमको बात करना है। ठीक है, देखिए अब इसमें पढ़ना क्या है, तो डीपीएसपी में भी एक तरह से नागरिकों के अधिकारों की ही चर्चा की गई है। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं, राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उस पर भी नागरिकों के अधिकारों को लेकर के ही चर्चा की गई है। या फिर इसको ऐसा भी कह सकते हैं, संविधान में मूल अधिकार और डीपीएसपी को अलग अलग करने का कारण क्या है। तो अलग अलग करने का कारण यह है कि ये जो डीपीएसपी में जितने भी आर्टिकल में आपको जो प्रावधान किए गए हैं, ठीक है, भारत के संविधान में डीपीएसपी में यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो प्रावधान किए गए हैं उनको राज्य की जिम्मेदारी बना दी गई है। संविधान की प्रस्तावना में हमने देखा कि क्या समाजवाद है ना, और एक क्या धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता, ठीक, ऐसे आर्थिक सामाजिक न्याय, ठीक है, समानता, एकता, इन सभी चीजों पर बात की गई। इन सभी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो प्रावधान किए गए हैं वो डीपीएसपी में किए गए हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, जो संविधान की प्रस्तावना में है जितने भी प्रावधान किए गए हैं, जो उद्देश्य रखे गए हैं, उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं वो डीपीएसपी में रखे गए हैं। ठीक है, संविधान सभा में एक संवैधानिक सलाहकार थे बी एन राव। ठीक, मैं इसके कारणों पर चर्चा कर रहा हूं कि मूल अधिकार और डीपीएसपी को अलग करने के कारण क्या थे। ठीक है, तो संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार हुए थे जिनका नाम था बी एन राव। ठीक है, बी एन राव, ये संवैधानिक सलाहकार थे। इन्होंने सलाह दी कि देश नया नया आजाद हुआ है, हमको हालांकि नागरिकों को अधिकार तो देने हैं, है ना, नागरिकों को हमको अधिकार देने हैं, लेकिन सभी के सभी अधिकार एक साथ या एक साथ सभी सुविधाएं नहीं दी जा सकती, क्योंकि देश नया नया आजाद हुआ है और उस नए देश में जो आजाद नया देश है उस पर अर्थव्यवस्था की लेकर काफी समस्याएं हैं। कहने का मतलब यह है कि संविधान में मूल अधिकार, ठीक है, या फिर इसको ऐसा समझें कि कॉन्स्टिट्यूशन में दो चीजें हैं, एक तो है आपके फंडामेंटल राइट्स और एक है क्या, डीपीएसपी है। ठीक है, इन्होंने सलाह दिया, बी एन राव का यह सलाह था कि जो अधिकार वर्तमान में जरूरी है उन्हें रख देना चाहिए किस पर, फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूल अधिकार, जो कि भाग 3 बना दिया गया है, और कुछ ऐसे उद्देश्य बनाकर रख दिए गए। मतलब कहने का यह था कि नया नया देश आजाद हुआ है, संसाधनों की, धन की कमी है, जब हमारे पास वो संसाधन एकत्रित हो जाएंगे, जब हमारे पास वो पर्याप्त संसाधन एकत्रित हो जाएंगे तब हम क्या करेंगे, उन उद्देश्यों की पूर्ति करेंगे। इसीलिए इसको किसमें रखा गया, डीपीएसपी में। डीपीएसपी वास्तव में राज्य को दिए गए निर्देश हैं। ठीक है, संविधान सभा द्वारा या संविधान द्वारा राज्य को दिए गए निर्देश हैं जिनका पालन राज्य को करना चाहिए, या एक कल्याणकारी राज्य के उद्देश्य से बनाया गया क्या, डीपीएसपी। ठीक है, डीपीएसपी में जितने भी आर्टिकल आपको पढ़ने हैं वो सभी एक कल्याणकारी राज्य के उद्देश्यों को या निर्देशों को क्या करते हैं, प्रकट करते हैं या इंडिकेट करते हैं। ठीक है, इनको लेकर के काफी कुछ विवाद भी रहा है, चाहे मतलब बहुत सारा डिस्प्यूट भी हुआ संविधान सभा में। डीपीएसपी को लेकर के अलग अलग विचार भी दिए गए थे। ठीक है, तो कुछ इसके पक्ष में कहने वाले थे, कुछ विरोध में कहने वाले थे। पक्ष में कहने वालों में एक थे कौन, भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर जी का यह मानना था कि डीपीएसपी में यानी कि नीति निर्देशक तत्व में जो बिंदु दिए हुए हैं, जिन बातों पर चर्चा की गई है, वो एक कल्याणकारी राज्य, मतलब ऐसे राज्य की स्थापना करना है जो जन कल्याण के लिए काम करे। इसका मतलब क्या, ऐसी सरकार की स्थापना करना है जो लोगों के कल्याण के लिए काम करे। ठीक है, डीपीएसपी के इन पॉइंट्स को एक रिपोर्ट कार्ड की तरह देखा जाना चाहिए, मतलब सरकार किन किन बिंदुओं पर किस प्रकार से काम कर रही है, इन सभी चीजों पर हमको कहां पर मिलेगा, डीपीएसपी से मिलेगा। कहने का मतलब ये कि अगर भीमराव अंबेडकर जी का मानना था कि अगर सरकार डीपीएसपी के मुताबिक काम नहीं कर रही है तो जनता अगले निर्वाचन में उसको क्या कर देगी, हरा देगी। ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हैं। डीपीएसपी में जितने भी प्रावधान दिए हुए हैं उन सभी प्रावधानों के अनुसार अगर सरकार काम करती है तो जनता उसे अगली बार फिर चुनेगी, अगर उसके अनुसार काम नहीं करती तो जनता क्या करेगी, उसको
वापिस बुला लेगी। ये किनका विचार था? बी आर अम्बेडकर जी का। भीमराव अम्बेडकर जी डीपीएसपी को एक रिपोर्ट कार्ड की तरह देखते थे। ठीक है, उन्होंने इस चीज को लेकर तारीफ किया कि डीपीएसपी संविधान में जो दिए गए हैं किसी राज्य की अंक सूची की तरह है कि किस किस विषय में उस सरकार ने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। अगर अंक खराब है तो जनता अगले चुनाव में उनको हरा देगी, और अगर अंक अच्छे हैं तो जनता उनको दोबारा से चुनकर सरकार बनाकर लाएगी। यानी कि अगर सरकार सभी उद्देश्यों की पूर्ति करती है तो वो क्या होगा? एक लोक कल्याणकारी या जन कल्याणकारी राज्य के रूप में उभर कर सामने आएगा। लेकिन कुछ आलोचक भी थे जैसे के.टी. शाह। मैं सभी को नहीं लूंगा, उतना हमारे पास वीडियो लंबा करने का ऑप्शन नहीं होता है। ठीक है, काफी लंबा हो जाएगा काफी सभी, क्योंकि इसके बाद आर्टिकल से भी हमको बात करनी है। के.टी. शाह हुए। के.टी. शाह इसे एक ऐसे नीति निर्देशक तत्व को, यानी कि संविधान के भाग 4 में जो नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, उन्हें के.टी. शाह एक चेक की तरह मानते हैं। ऐसा चेक जो बैंक में जमा किया गया है, लेकिन उस चेक को कैश करना बैंक की इच्छा के ऊपर आधारित है। ठीक है, के.टी. शाह डीपीएसपी को एक ऐसे बैंक की चेक की तरह मानते हैं जो जिसको भुनाना उस बैंक की इच्छा के ऊपर में है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो इस तरह से डीपीएसपी की आलोचना और क्या कहना चाहिए, तारीफ की जाती है, यही कहेंगे। ठीक, डीपीएसपी में मैंने क्या कहा, आर्टिकल कहां से कहां तक करना है हमको? 36 से लेकर के 51 करना है ना। तो सबसे पहले आते हैं किस पे? आर्टिकल 36 में। आर्टिकल 36 में राज्य को परिभाषित किया गया है, राज्य की परिभाषा। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। यहां पर जो राज्य की परिभाषा है वो फंडामेंटल राइट्स में जो आर्टिकल 12 में दिया गया था, अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा सेम टू सेम ये भी है। राज्य उसे माना गया है जो जनता के ऊपर प्रशासन और नियंत्रण का काम करती है। ऐसे कोई भी निजी, चाहे सार्वजनिक या शासकीय, अर्धशासकीय या निजी संस्था जो प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष तरीके से, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से जनता के ऊपर गवर्नेंस और रेगुलेशन का अगर काम करती है तो वो क्या कही जाएगी? राज्य के तौर पर माना जाएगा। मैंने बताया था आपको, जैसे क्या केंद्र सरकार, राज्य सरकार, लोकसभा, राज्यसभा, विधायिका, एग्जीक्यूटिव, पंचायत, है ना, स्कूल, ये सभी क्या माने जाएंगे? आर्टिकल 12 और 36 के तहत राज्य माने जाएंगे। ठीक है, अगला आर्टिकल 37। आर्टिकल 37 में कहा गया है न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं, न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं होना। ये समझिए इसका मतलब क्या है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बी.एन. राव का नाम लिया था। बी.एन. राव जो कि संवैधानिक सलाहकार थे, ये उनकी अनुशंसा थी कि जो न्यायालय में जिन चीजों को, जिन अधिकारों को चुनौती दी जा सकती है वो कौन रहेंगे? मूल अधिकार रहेंगे। क्योंकि डीपीएसपी संसाधन की कमी होने पर यह वायदा किया गया था कि जब हमारे पास संसाधन पर्याप्त उपलब्ध हो जाएंगे तब हम वो सारे अधिकार जनता को क्या करेंगे? प्रोवाइड करेंगे, है ना भाई। अब अगर मान लो किसी कारणवश सरकार डीपीएसपी को क्या करती, पूरा करने में असमर्थ हो जाती है या डीपीएसपी को लागू नहीं कर पाती है। ठीक है, मैं फिर से अपनी बात रिपीट कर रहा हूं। अनुच्छेद 37 में यह कहा गया है कि डीपीएसपी में जितने भी प्रावधान किए गए हैं, किसी कारणवश अगर सरकार उसको पूरा नहीं कर पाती या जनता को वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पाती हैं, तो इस बात पर कि सरकार ने ये अपना काम, डीपीएसपी में उसको निर्देश दिए गए थे, उसने उस निर्देशों का पालन नहीं किया, इस बात पर उसे न्यायालय पर चुनौती नहीं दी जा सकती। समझ आ रही बात? मतलब अगर वो डीपीएसपी सरकार पूरा करने में असमर्थ होती है तो उसे आप न्यायालय में ये बात कहकर चुनौती दे सकते या मुकदमा दायर नहीं कर सकते या चैलेंज नहीं कर सकते कोर्ट में कि सरकार को ये नीति निर्देशक तत्वों में ये निर्देश दिए गए थे और सरकार पूरा करने में असमर्थ रही। ये बात कहां कही गई? आर्टिकल 37 में। आगे बढ़े, आर्टिकल 38 में सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था का मतलब क्या? देखो, इसमें जो आपको डीपीएसपी में हर आर्टिकल में आपको क्या लिखा होगा कि राज्य का यह उत्तरदायित्व होगा कि क्या, राज्य का यह उत्तरदायित्व हो कि वह सामाजिक व्यवस्था उपलब्ध कराएगा या ऐसी सामाजिक समाज व्यवस्था बनाएगा जिससे लोक कल्याण की अभिवृद्धि हो। आर्टिकल 38 में यह कहा गया है कि राज्य का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह ऐसी व्यवस्था बनाकर रखेगा समाज में जिससे क्या हो? लोक कल्याण की, यानी कि जनता के कल्याण की अभिवृद्धि, मतलब क्या? बढ़ोतरी हो। ठीक है, ये कहा गया कहां पर? आर्टिकल 38 में। क्या कि नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत राज्य को ये निर्देश दिए गए हैं कि वो क्या करे? ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाकर रखे जिससे कि क्या हो? राज्य में लोक कल्याण की अभिवृद्धि हो। आर्टिकल 39 में आते हैं। आर्टिकल 39 के बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जैसे क्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। फिर यहां पर एक और आपको मिलेगा 39 का। ठीक है, सबसे पहले इसमें आ जाए तो इसमें पहला नंबर पर है क्या? आजीविका के समान अवसर।
आजीविका का के समान अवसर, इस पर फिर संसाधनों का वितरण, फिर इसमें सॉरी से एक स्लाइड में लिखते हैं क्या, विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण, चौथे स्तर पर समान काम समान वेतन, ठीक है। उसके बाद इस पर आ जाएगा क्या, इसमें शायद 6 पॉइंट ही है, ठीक है। क्या, आजीविका का समान अवसर देंगे, संसाधनों का वितरण, धन का विकेंद्रीकरण, समान काम समान वेतन, ठीक। इसके बाद इसमें क्षमता की बात की गई है, कार्य क्षमता की, और इसमें गरिमामय जीवन की। इसको समझिए क्या है। देखो, देश के स्वतंत्रता की लड़ाई में केवल हमारे राजनेता ही नहीं थे जो शामिल थे, ठीक है। समाज के अलग अलग लोग भी थे जिन्होंने आजादी की लड़ाई में क्या किया था, अपना योगदान दिया था। जैसे कृषक समाज, महिला, ठीक है, जनजातीय समाज, आदिवासी समाज, सभी लोगों ने, मेरे कहने का मतलब यह है कि आजादी की लड़ाई केवल नेताओं के द्वारा लड़ी नहीं गई थी, उसमें जो सबसे बड़ा योगदान था या सबसे बड़ी भागीदारी थी वो ग्रामीण समाज की थी। और ग्रामीण समाज के अंतर्गत आप कह सकते हैं कि चाहे कृषक हो, है ना, चाहे महिला हो, चाहे अनुसूचित जाति जनजाति हो। देखिए, हर किसी के लिए आजादी का मतलब अलग था। जैसे अगर नेता वर्ग की बात करें या जो भी लीडर्स थे उनकी बात करें, तो लीडर्स के लिए क्या था आजादी का मतलब, कि जो सत्ता या प्रशासन है वो ब्रिटिश ना करके हम देखें, है ना, ठीक है। किसानों के लिए आजादी का मतलब क्या था, जमींदारी प्रथा से मुक्ति, है ना। जो बड़े बड़े जमींदार गौटिया उनके ऊपर प्रशासन चलाते थे, उनकी जमीन गिरवी रखते थे, उनसे बेगारी कराते थे, ये किसानों के लिए था कि वो उनसे आजादी चाहते थे। भाई, प्रशासक कोई भी हो, अंग्रेज हो या देश के लोग, उससे क्या फर्क पड़ता है उनको, उनको तो जमींदारी से आजादी चाहिए थी। जिसको लेकर के क्या भूमि सुधार कानून पारित किए गए, जो 9वीं अनुसूची में मैंने आपको बताया, 9th शेड्यूल में, जो कि भूमि सुधार कानून से संबंधित है, जो कि जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करने से सीधा सीधा संबंधित है। मतलब जिसके पास जरूरत से ज्यादा जमीन है उन जमीनों को सरकार जब्त करती थी। जब्त करके जो बिना जमीन के जो कृषि मजदूर हैं, है ना, जिनके पास भूमि नहीं है, जमीन नहीं है अपना खेती करने के लिए, उनमें क्या किया जाता था, वितरित किया जाता था। ये 9वीं अनुसूची के तहत किया गया था, जिसमें भूमि सुधार कानून लाए गए थे। मतलब भूमि सुधार कानून का एकमात्र काम यही था कि जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करना है, जमींदारी जो प्रथा चल रही है या गौटिया प्रथा जो चल रहा है उसको समाप्त करना है। और उसको समाप्त करने के बाद में जिनके पास जरूरत से ज्यादा जमीन है उनकी जमीनों को, जो भूमिहीन किसान है, ऐसे कृषक मजदूर हैं जिनके पास स्वयं की कोई भूमि नहीं है जिस पर वो कृषि कर सके, उनको आपस में बांटना है, ठीक है। यही क्या था, लैंड रिफॉर्म्स एक्ट से 1951 में जो पारित किए गए थे। समझ में आ रही बात। तो उन सभी वर्गों के लिए आजादी का मतलब अलग अलग था। जो निचले वर्ग या निचली जाति के लोग थे उनके लिए जातिगत भेदभाव, उनसे उनको आजादी चाहिए थी। किसानों को जमींदारों से आजादी चाहिए थी, है ना। जो महिला वर्ग था उन्हें पुरुष सत्तात्मक राज्य से या पुरुष सत्तात्मक समाज से आजादी चाहिए थी। तो हर किसी के लिए आजादी का मतलब अलग अलग था। उन सभी के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए क्या डीपीएससी में सभी प्रावधान किए गए हैं, जिनको हमको एक करके देखना है। तो सबसे पहले आर्टिकल 39 का 1, जो कि आजीविका के समान अवसर है, इसमें कहने का मतलब यह है कि चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे किसी भी जाति से कोई बिलोंग करता हो, सभी को आजीविका के, आजीविका मतलब रोजगार, अपना जीवन व्यापन करने के लिए नौकरी या काम, है ना, उन सभी को क्या करना है, समान अवसर देगा। ये राज्य का उत्तरदायित्व होगा। मतलब क्या, राज्य का यानी कि स्टेट का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा कि वो चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, या किसी भी वर्ग से आते हो, सभी को आजीविका के यानी कि जॉब के लिए एक समान अवसर प्रदान किया जाएगा। ठीक है, ये कहां पर है, आर्टिकल 39(1) में। आर्टिकल 39(2) में संसाधनों का समान वितरण, मतलब सभी वर्गों में संसाधनों को क्या यानी कि एक जैसा वितरण किया जाएगा, जो कि मैं आपको 9 शेड्यूल भूमि सुधार कानून के तहत आपको समझा चुका हूं कि जमींदारों के पास जो अतिरिक्त भूमि है जिस पर वो काम भी नहीं कर रहा है, उनसे वो लेकर के जो गरीब किसान है या जो भूमिहीन मजदूर है, उन सभी में संसाधनों को क्या करना चाहिए, बराबर में आपस बांटना चाहिए। ये कहा गया कहां पर, 39(2) में, संसाधनों का समान वितरण। समाज के सभी वर्गों में, चाहे किसान हो, चाहे महिला हो, चाहे कोई भी जाति के लोग हो, सभी में संसाधनों का क्या होना चाहिए, एक समान वितरण होना चाहिए ना, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस। ये कहा गया कहां पर, 39(2) में। ठीक है, उसके बाद क्या 39(3) में, उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण। मतलब उत्पादन के साधन मतलब रिसोर्सेस जो कि प्रोडक्शन से रिलेटेड है, जैसे जमीन कोई मान के चलो, तो वो क्या होगा, उनको भी क्या किया जाएगा, विकेंद्रीकरण किया जाएगा। मतलब क्या, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कहना चाहिए रिसोर्सेस किया जाएगा कहां पर, आर्टिकल 3 में। ठीक है, समझ में आ रहा है बात। आर्टिकल 2 और 3 में डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं। ये आर्टिकल 2 संबंधित है धन के वितरण से, ठीक है, और आर्टिकल 3 संबंधित है संसाधनों के विकेंद्रीकरण से। विकेंद्रीकरण यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जो पावर है वो निचले लेवल तक होना चाहिए। या देखो, जैसे सरकार, मैं बताऊंगा आगे आर्टिकल 50 में आएगा, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर मिलेगा हमको।
ठीक है। उसके बाद है कहां पर आर्टिकल 39(4) में समान काम समान वेतन, मतलब क्या, किसी संस्था पर अगर स्त्री पुरुष या कोई भी वर्ग का व्यक्ति, चाहे निचली जाति का हो चाहे ऊंची जाति का हो, अगर एक समान पद पर दो अलग अलग जाति या अलग अलग लिंग के, मतलब मान के चलो कि एक ही पोस्ट है, उस एक पोस्ट में मतलब एक तरह के डेजिग्नेशन में, है ना, ठीक है, एक तरह के डेजिग्नेशन में अगर एक मेल और एक फीमेल काम कर रही है तो आपको उन दोनों को एक जैसा सैलरी देना पड़ेगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है कि ऐसा नहीं कि अगर दो टीचर हैं, एक मेल है एक फीमेल, दोनों सेम क्लास को पढ़ाते हैं और आप एक को 5,000 दे रहे हैं एक को 20,000 दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि आपको चाहे उसी डेजिग्नेशन पर मेल या फीमेल दोनों काम कर रहे हैं, एक समान काम कर रहे हैं, तो उनको क्या करना पड़ेगा, एक समान सैलरी आपको देना पड़ेगा। ये लिखा हुआ है क्या, आर्टिकल 39(4) में। ये क्या है, राज्य के उत्तरदायित्व है, यानी कि रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट। ठीक, अब आर्टिकल 39(5) में ये कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को या किसी भी कहना चाहिए कि वर्ग के लोगों को, आर्टिकल 39(5) में कहा गया है किसी भी वर्ग के, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो चाहे बच्चे हो, ठीक है ना, एक बार फिर से सुनिएगा, आर्टिकल 39(5) में यह कहा गया है कि किसी भी वर्ग के, चाहे पुरुष चाहे स्त्री चाहे बच्चे, ठीक है ना, उनकी क्या कहना चाहिए, क्षमता का ध्यान रखा जाए। मतलब क्या कि उनको किसी ऐसे काम में मजबूर ना होना पड़े कि जो उनकी क्षमता से क्या हो, परे हो, मतलब उनको उनकी कैपेसिटी के हिसाब से काम लिया जाए, या उनको मजबूर ना किया जाए किसी काम को करने के लिए, या ऐसे काम में उनको ना धकेला जाए वो जिसको वो मजबूरी में करे, उनकी क्षमता नहीं है करने की, उनकी कैपेसिटी नहीं है उस काम को करने की, फिर भी उनको क्या करना पड़ा है, मजबूरी में वो काम करना पड़ रहा है ना। तो इस चीज की देखरेख करने का उत्तरदायित्व तो किसका है, डीपीएसपी यानी कि राज्य का। ठीक, आर्टिकल 39(6) में कहा गया है, आर्टिकल 39(6) में ये बात कही गई है कि बच्चों के जो गरिमामय जीवन है, ठीक है, बच्चों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में क्या होना, उनको बड़े होना देना चाहिए। देखो बच्चों में क्या होता है, बचपना होता है, हाँ कि नहीं, बच्चों में क्या होता है, बचपना होता है। कई बार ऐसा होता है कि आप देखते हैं कि कई होटल में, रेस्टोरेंट्स में या कई चना फल्ली बेचते हुए बच्चे दिखाई देते हैं, ऐसा होता है। तो ये राज्य का उत्तरदायित्व होगा कि वो इस बात का ख्याल रखें कि बच्चे स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में क्या हो, बड़े हों। ठीक है, तो ये बात कहां कही गई है, आर्टिकल 39(6) में। उसका एक और सब क्लॉज है आर्टिकल 39 का क या 39(a), इसमें अनिवार्य एवं निःशुल्क विधिक सहायता। इसका मतलब क्या है, मान लो दो स्तर के लोग हैं, एक रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, एक पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो रिच फैमिली के लोग तो क्या कैपेबल होते हैं अपने लिए किसी मामले में वकील लगाने के लिए या कानूनी सलाह के लिए, लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि जो निचले वर्ग के लोग होते हैं, पुअर कैपेसिटी के जो लोग होते हैं, इनके साथ में अक्सर इस बात को लेकर के कहना चाहिए कि बेबसी होती है कि उनको क्या है, जानकारी नहीं होती किसी चीज की, है ना, कि नियम कानून वकालत ये सब वो जानते नहीं है। तो ये राज्य का उत्तरदायित्व होगा कि उनको निःशुल्क और एक समान, है ना, निःशुल्क और एक समान क्या करे, विधिक सहायता प्रदान करे। कौन, राज्य। इसको जोड़ा गया था 42nd अमेंडमेंट द्वारा, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इसको क्या किया गया था, संविधान में जोड़ा गया था। अब आते हैं आगे किसमें, आर्टिकल 40 में, जिसमें कहा गया पंचायतों का गठन। ठीक है, ये है सत्ता विकेंद्रीकरण का प्रयास कि लोकल, देखो जब देश आजाद हुआ था तो जो गवर्नेंस है वो केवल स्टेट लेवल पर और सेंट्रल लेवल पर था। ठीक है, मतलब क्या, राज्य विधायिका का कार्यक्रम था और केंद्रीय विधायिका थी। लेकिन गांधी जी का ये कहना था कि अगर आजादी मिले और अगर प्रशासन आए तो सत्ता हर एक आदमी के पास में होना चाहिए। यही तो वास्तविक लोकतंत्र है भाई, डेमोक्रेसी ही, यानी कि लोकतंत्र की जो हम बात करते हैं कहां पर, प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हमने कहा था क्या, लोकतंत्र की स्थापना करेंगे, है ना भाई। तो ये लोकतंत्र की स्थापना का एक प्रयास है। इसी के अंतर्गत 73rd और 74th ये दो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स किए गए थे। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से पंचायती राज यानी कि क्या, ग्राम पंचायत, और 74th अमेंडमेंट से नगर पंचायत या नगरीय निकायों की स्थापना की गई। ठीक है ना भाई, क्योंकि क्या था, गांधीवादी विचारधारा से इसको जोड़ा जाता है। मैं बताऊंगा आगे कि डीपीएसपी को पढ़ने के 3 और तरीके हैं, उदारवादी विचारधारा, समाजवादी विचारधारा और एक गांधीवादी विचारधारा। इसमें अलग अलग आर्टिकल को कैटेगराइज किया जाता है। हालांकि ये कैटेगराइजेशन जो वाला जो टेक्निक है ये संविधान में नहीं किया गया है, ये हम अपने अध्ययन की सुविधा के लिए, अपने पढ़ाने की सुविधा के लिए हम ऐसा करते हैं। ठीक, तो आर्टिकल 40 सत्ता के विकेंद्रीकरण से, ये जो विकेंद्रीकरण ना, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ गवर्नेंस से रिलेटेड है, जो पंचायतों के गठन का प्रावधान करता है। इसके अंतर्गत 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ग्राम पंचायत और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से नगरीय निकाय की स्थापना की गई थी। ठीक, आगे बढ़े, आर्टिकल 41 में पहुंचते हैं। आर्टिकल 41 है क्या,
कुछ दशा में काम, कुछ दशा में काम, शिक्षा और लोक सहायता। ठीक है क्या? आर्टिकल 41 है, कुछ दशा में काम, शिक्षा और लोक सहायता प्रदान करना राज्य का उत्तरदायित्व होगा। कुछ दशा का मतलब क्या है? कुछ दशा मतलब क्या है? गरीबी, बीमारी, बुढ़ापा, बेरोजगारी। कभी अक्सर लोग इन समस्याओं से जूझते हैं। तो जब कोई व्यक्ति इन किसी भी प्रकार की समस्या से जूझ रहा है, जिसे कुछ दशाओं कहा गया है, उसमें काम, शिक्षा और लोक सहायता प्रदान करने का जो उत्तरदायित्व होगा किसका होगा? राज्य का होगा। जो पेंशन वगैरह चलता है, पेंशन स्कीम चलता है, वृद्धा पेंशन है ना, विकलांगों को जो पेंशन दिया जाता है, अभी कुछ दिन पहले बेरोजगारी भत्ता चल रहा था, तो वो सब किसके तहत राज्य कर रही थी? आर्टिकल 41 के तहत कर रही थी। कहने का मतलब है ये सभी वो पॉइंट्स हैं, है ना, संविधान में जिन्हें बताया गया है, जिसको देख करके जो केंद्रीय विधायिका या राज्य विधायिका जो होती है वो क्या करती है? इससे संबंधित कानून बनाती है। ऐसे कानून जिससे लोगों की क्या की जा सके? सहायता की जा सके। मेरी बात समझ पा रहे हैं? मैं कह रहा हूं ये सभी वही पॉइंट्स हैं। आप जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स देखेंगे जो आज के समय में चल रहे हैं, है ना, जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं या जितने भी योजनाएं हैं जो सरकार चला रही है, ये सभी योजनाएं इन्हीं के आधार पर बनाए जाते हैं, यानी कि इन्हीं उद्देश्यों की को पूर्ति के लिए क्या की जाती है? वो नियम या जो प्लान्स हैं वो बनाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। आर्टिकल 42 में कहा गया है मानवोचित दशा, मानवोचित दशा, न्याय संगत और क्या? प्रसूति सहायता, प्रसूति सुविधा कहें इसको। देखिए, राज्य का ये उत्तरदायित्व होगा कि किसी भी काम के क्षेत्र में, काम के क्षेत्र में मतलब मान चलो कि कोई ऑफिस है जहां पर महिला पुरुष सभी एक साथ काम करते हैं, तो वो राज्य का उत्तरदायित्व होगा कि वो मानवोचित दशा बनाए रखे, वहां पर न्याय संगत हो और कुछ विशेष अवसरों पर प्रसूति सुविधा, प्रसूति सुविधा मतलब डिलीवरी जो होती है ना, वो सारी सुविधाएं क्या करे? उपलब्ध कराए। ठीक है, समझ पा रहे मैं कह रहा हूं? ऐसा जगह जहां पर महिला और पुरुष एक साथ काम करते हैं, उन जगहों पर मानवों काम की मानवोचित दशा, न्याय संगत और क्या प्रसूति सुविधा उपलब्ध कराना किसका उत्तरदायित्व होगा? राज्य का उत्तरदायित्व होगा। ठीक, ये हो गया आर्टिकल 42। आगे बढ़े, आगे आते हैं कहां पर? आर्टिकल 43 में। आर्टिकल 43 में बात की गई है निर्वाह मजदूरी, निर्वाह मजदूरी। इसी के अंतर्गत दो और है, क्या है? सहभागी प्रबंधन, सहभागी प्रबंधन और ख है क्या? सहकारी समिति। ठीक है, सहकारी समिति, ये समझिए क्या है। आर्टिकल 43 में ये कह रहा है, देखो ये याद करने में बड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि कभी पहले काम दे रहे हैं, फिर काम के लिए उसका एनवायरमेंट कैसा होगा ये बता रहे हैं कि वहां पर जहां पर काम धंधा दिलाया वहां पर एनवायरमेंट कैसा होगा। अब एनवायरमेंट के बाद में 43 में आप बताइए कि निर्वाह मजदूरी, इसका मतलब ये है कि अगर कोई आदमी काम कर रहा है या किसी ना किसी रोजगार में या मजदूरी में लगा हुआ है, तो निर्वाह मतलब कि कम से कम उसको इतनी सैलरी आपको देनी पड़ेगी कि उसको क्या हो जाए? जीवन व्यापन वो आसानी से सुविधापूर्ण तरीके से कर सके, है ना। मतलब क्या? आदमी की तीन ही रिक्वायरमेंट्स होती है, रोटी कपड़ा मकान। ठीक है, तो इन तीनों जरूरतों को पूरा करने के लायक आपको क्या देना पड़ेगा? निर्वाह मजदूरी देना पड़ेगा। मतलब कम से कम इतनी सैलरी होनी चाहिए कि कोई व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं का यानी बेसिक नीड्स को क्या कर सके? फुलफिल कर सके। ये कहा गया है किसमें? 43 में। ये भी राज्य के उत्तरदायित्व होंगे। डीपीएसपी के अंतर्गत जितने भी चीजें आएंगी इन सभी को एक स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटीज के तौर पर बताया गया है, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं। ठीक है, इसी के अंदर क्या? सहभागी प्रबंधन मतलब अगर किसी संस्था में कुछ लोग आपस में काम कर रहे हैं, तो जो निचले लेवल पर भी अगर कोई मजदूर वहां पर काम कर रहा है, तो सहभागी प्रबंधन का मतलब है कि वहां के मैनेजमेंट में हर किसी से सलाह मशवरा किया जाना चाहिए। ये राज्य का उत्तरदायित्व है कि किसी संस्था में अगर बहुतायत लोग काम कर रहे हैं तो कोई एक आदमी डिसीजन ना बनाए। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि उस संस्था के सभी लोगों ने उस संस्था के प्रबंधन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है। क्लियर है? उसके बाद जो 43 का है वो सहकारी समितियों के उत्कर्ष से संबंधित है। ठीक है, इसको जोड़ा गया था 42nd अमेंडमेंट से। ठीक है, जो सहभागी प्रबंधन यानी कि मैं क्या कह रहा हूं? सहभागी प्रबंधन जो आपको कि मैनेजमेंट में जो अपनी राय या ओपिनियन देने की जो बात है, ये जोड़ी गई थी किसमें? आर्टिकल 43 में 42nd अमेंडमेंट के द्वारा। और ये जो सहकारी समितियों के लिए काम करना था ये जोड़ा गया था 97th अमेंडमेंट से। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब आगे आते हैं आर्टिकल 44 जो है क्या? कॉमन सिविल कोड। ये बड़ा विवादास्पद है, इस पर विस्तार से बात करने की जरूरत है। ठीक है, ठीक। आर्टिकल 44 क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसको यूसीसी लिखना चाहिए। यूसीसी समान सिविल संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। आपकी जानकारी के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला गोवा राज्य देश का सबसे पहला राज्य है,
जिसने क्या किया, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इसको लागू किया है। अब समझिए ये था क्या। देश में दो तरह के कानून चलते हैं, ठीक। कानून को दो तरीके से कैटेगराइज किया गया था, ये ब्रिटिश समय से चलता आ रहा था, ये आज भी चलता आ रहा है। एक होता है क्या, फौजदारी कानून, और एक कौन से होते हैं, सिविल कानून। इसी को जो फौजदारी है इसे कहा जाता है क्रिमिनल लॉस, और ये कौन से होते हैं, सिविल लॉस, ठीक है। फौजदारी या क्रिमिनल लॉस के अंतर्गत जो क्राइम है, नाम से स्पष्ट है क्राइम, तो इसमें जिनको रखा गया वो क्या, हत्या, लूट, बलात्कार, चोरी, डकैती, इन सभी को क्या कहा जाता है, या फिर ये सभी क्राइम किसके अंतर्गत आते हैं, फौजदारी कानून के अंतर्गत। इनको सॉल्व करने के लिए देश में आईपीसी चलता है, इंडियन पिनल कोड, ठीक है। दूसरी तरफ सिविल मामले क्या होते हैं, उत्तराधिकार, विवाह, तलाक, जन्म, ठीक, ये सभी जो मामले आते हैं, मैं क्या कह रहा हूं, उत्तराधिकार का मतलब होता है किसी को गोद लेना, किसी बच्चे को अडॉप्ट करना, विवाह, तलाक, ये सब आप समझते हैं, मैरिज, ठीक है, डिवोर्स, ये सभी जो मामले आते हैं इनको सिविल कानून कहा जाता है। इसके लिए जो देश में कानून चलता है वो है सीआरपीसी, ठीक है। ये ब्रिटिश के समय से भी चलता आ रहा है। ब्रिटिशर्स के पास में ये आईपीसी लागू था, मतलब अगर किसी व्यक्ति ने क्राइम किया तो उसके लिए आईपीसी के तहत, मतलब यानी कि क्रिमिनल लॉस के तहत उनके साथ न्याय किया जाता था, ठीक। लेकिन मामला जब भी कभी सिविल मामले का है ना, जैसे तलाक के मामले हो, विवाह के मामले हो, किसी को गोद लेने के मामले हो, संपत्ति का बंटवारा करना हो भाई बहन में, है ना, तो ये सभी मामले सिविल मामले में आते हैं। ब्रिटिशर्स इस मामले में नहीं पढ़ना चाहते थे, क्योंकि भारत देश में क्या है, विविधता है, अलग अलग धर्म के लोग हैं, तो क्रिमिनल जो भी मामले होते थे उनके लिए सभी सरकार जो एक समान सभी धर्मों के लिए कानून चलाती थी। लेकिन सिविल कानूनों को धर्म के आधार पर किया जाता था, ठीक है। सिविल मामले किस तरीके से निपटाए जाते थे, धार्मिक आधार पर निपटाए जाते थे। मतलब क्या, देश में अगर कुछ सिविल मामलों को लेकर अगर कोई हुआ, कोर्ट में याचिका आया, तो उसको जिस धर्म से वो बिलोंग करते हैं, मतलब कि अगर वो मुसलमान है तो इस्लामिक कल्चर के हिसाब से, हिंदू है तो हिंदू धर्म के हिसाब से उस पर इसके फैसले लिए जाते थे, ठीक। ये ब्रिटिशर्स के समय से चलते आ रहे थे। मैंने पहले बताया कि हर जगह आजादी का मतलब हर वर्गों के लिए अलग अलग था। इसमें एक समूह महिलाओं का भी था, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपना योगदान दिया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, उन्होंने भी अंग्रेजों से लड़े थे, किसके लिए, अडॉप्शन के लिए। वो बच्चे को एक गोद लेना चाहते थे, लेकिन वो डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट के तहत उनको ये संपत्ति का जो कराची प्रशासन है वो उनके बच्चों को ना देकर के डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट पढ़े ना, है ना, कि अगर अपना स्वयं का खून ना होने पर ब्रिटिश उसको क्या कर लेते थे, अपने में मिला लेते थे। तो उस जो कहना चाहिए कि महिलाओं की भागीदारी, देखो मैं क्या कह रहा हूं, महिलाओं की भागीदारी थी, ठीक, उस चीज को ओवरकम करना था, समाज में महिलाओं की स्थिति बढ़िया कर सुधारनी थी भाई। जो आर्टिकल 44 है वो सामाजिक स्थिति से जुड़ा हुआ है, ठीक। जैसा कि मैंने कहा कि आजादी की लड़ाई में महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका थी, ठीक। तो महिलाओं की स्थिति समाज में सुधारना था, क्योंकि हिंदू समाज या किसी भी धर्म के समाज की बात करें, वो एक पुरुष सत्तात्मक समाज होता है। अभी भी हम देखते हैं कि वहां पर पुरुष को ज्यादा प्रधानता दी जाती है। जैसे कि अगर पिता का संपत्ति आगे चलकर किसको दिया जाता है, बेटे को ही दिया जाता है। लेकिन वर्तमान में ऐसी स्थिति नहीं है, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के बहुत सारी चीजों पर काम हो रहा है। ब्रिटिशर्स के टाइम में या आजादी के समय में, हमको कहना चाहिए आजादी के समय में, एक समूह, संविधान सभा में एक समूह ऐसा भी था जो समाज में स्थिति सुधारने के प्रयास में था। इसमें जो दो लोगों का नाम आता है वो है कौन, जवाहरलाल नेहरू और बी आर अंबेडकर, ठीक है। कौन से दो लोग हैं जिनका नाम आता है, जवाहरलाल नेहरू और बी आर अंबेडकर। इस चीज को लागू करने के लिए, यानी महिलाओं की स्थिति को सुधार करने के लिए इन्होंने जो कहना चाहिए कि प्रस्ताव दिया था उसे कहा जाता था हिंदू कोड बिल, ठीक है। उसे क्या कहा जाता था, हिंदू कोड बिल। ये 1952 से लेकर के 56 तक इस पर कड़ी बहस चलती थी। देखिए हिंदू कोड बिल क्या था, हिंदू समाज में, ठीक है, हिंदू कोड बिल हिंदू समाज में महिलाओं की स्थिति, यानी क्या, सारे सिविल मामलों को लेकर के एक जैसा करने का प्रयास था, ठीक। लेकिन बहुत से लोग ऐसे थे, जैसे राजेंद्र प्रसाद कहें, राजेंद्र प्रसाद जो कि संविधान सभा के अध्यक्ष रहे, वो भी इसके विरोध में थे, ठीक है। मतलब वो नहीं चाह रहे थे कि पुरुष सत्तात्मक समाज में, ऐसे लोगों का तबका था या ऐसे लोग थे जो विरोध करते थे इस बात का, जो नहीं चाहते थे कि एक समाज में जो पुरुष सत्तात्मक समाज है वहां पर महिलाओं की स्थिति सुधरे, ठीक है। एक तो ये तबका था। दूसरा ये था, वो लोग थे जो ये चाहते थे कि संपत्ति का बंटवारा बहन को क्यों दें, भाई को ही मिलना चाहिए, ना कि बाप के बेटे को ही मिलना चाहिए। देखो जैसे मान लो किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसने अपने मृत्यु से पहले अपना बिल यानी कि वसीयतनामा नहीं बनाया, तो वसीयतनामा नहीं बनाने की वजह से उसकी सारी संपत्ति क्या होती थी, केवल बेटे को हस्तांतरित कर दी जाती थी,
हाँ कि नहीं, है ना। लेकिन हिंदू कोड बिल में ये प्रावधान थे कि वसीयतनामा हो चाहे ना हो, नियम ऐसे हो कि पत्नी, पुत्री, बेटे, जितने भी उसके आगे पीछे रहने वाले लोग थे, उन सभी को संपत्ति का क्या हो, एक समान बंटवारा किया जाए, है ना भाई, ये चाहते थे। लेकिन एक बहुत सारे जो लोगों के जो वर्गों के जो लोग थे, वो सभी इसका विरोध करते थे। एक तो विरोध का तरीका यह भी था कि मुसलमानों, भाई ये सब केवल हिंदुओं के लिए क्यों कानून किया गया, भाई हम तो एक बीवी रखते हैं, मुसलमानों को तो 3 बीवी रखने का अधिकार है ना। तो ये समाज, ये जो सुधार की जो जरूरत है वो तो मुस्लिम समाज में भी है। इस बात को भी लेकर विवादास्पद रहा है कि भाई हम क्यों सुधरे, है ना। लेकिन इसमें दूसरे समाज में या दूसरे सामाजिक परिस्थितियों में नहीं लाने का एक कारण ये भी था कि वो समाज उस समय तक नहीं चाहता था कि उस पर क्या किया जाए, सुधार किया जाए, या उनको सुधार की जरूरत है। लेकिन हिंदू समाज में महिलाओं का एक वर्ग ऐसा भी था, या महिला जनप्रतिनिधियों का, लीडर्स का एक ऐसा समूह भी था जो चाहता था कि हिंदू समाज में महिलाओं की स्थिति पर सुधार किया जाए। ठीक है, तो यह था हिंदू कोड बिल, जो कि काफी विवादास्पद रहा। हिंदू मुस्लिम गाय गोबर सभी करते रहे इसमें, लेकिन वास्तव में यह समाज में महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए एक किया गया प्रयास था, जो कि हालांकि असफल रहा। ठीक है, ये किसी भी स्थिति में विरोध के चलते इसको पूरा नहीं किया जा सकता। तो ये आपको समझ में आया कि कानून, फौजदारी कानून क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, ठीक, और हिंदू कोड बिल जिस पर हम बात करते हैं वो क्या है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड कहने का मतलब अनुच्छेद 44 के अंतर्गत ये कहा जाता है कि राज्य का ये उत्तरदायित्व होगा, है ना। इट विल बी द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट, कि जब सिचुएशन अनुकूल हो या जब, है ना, समय, उचित समय आए, तो राज्य क्या करे कि सभी धर्मों के लिए एक समान सिविल संहिता का क्या करे, लागू करे। यानी कि उत्तराधिकार, विवाह, तलाक, इन सभी चीजों को लेकर के सभी धर्मों के लिए एक समान कानून होना चाहिए। इसका मतलब ये कि अगर किसी कल्चर में कुछ विवाह को लेकर के अलग प्रथा है या तलाक देने को लेकर के अलग प्रथा है, तो जो प्रथा हिंदुओं में होता है ना, जैसे मैरिज रजिस्ट्रेशन, डिवोर्स रजिस्ट्रेशन, बर्थ सर्टिफिकेट बनाना, डेथ सर्टिफिकेट बनाना, ये सभी चीजें क्या नहीं चाहिए, सभी चीजों पर लागू होनी चाहिए। यही एकमात्र विचार है अनुच्छेद 44 के अंतर्गत जो कि दिया जाता है। ठीक है, तो ये आर्टिकल 44 हो गया, यूनिफॉर्म सिविल कोड। आगे बढ़े, आर्टिकल 45 फिर से राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार। इसके अंतर्गत देखो, जो फंडामेंटल राइट्स थे उसमें था एक आर्टिकल 21A, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा दिया जाना मूल अधिकार था। भाई इसी के तहत तो आपको फ्री की किताबें डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं 10वीं कक्षा तक, है ना। 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया गया था। और डीपीएसपी में आर्टिकल 45 में 0 से 6 साल तक के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने का, यानी कि उनकी गरिमा में जीवन, उनके बचपने को संभालने का प्रयास किया गया है। कहां पर, आर्टिकल 45 में, कि क्या 0 से 6 वर्ष तक के, 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को क्या देना चाहिए, है ना, शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। ये 86वां संविधान संशोधन, 86th अमेंडमेंट द्वारा इसको सुधार किया गया था। क्लियर है, आगे चलते हैं। क्या आर्टिकल 46 में, आर्टिकल 46 एससीज और एसटीज के हितों को लेकर के है। ठीक है, जो समाज में निचले तबके के लोग हैं या जिनको निचली स्थिति में रखा गया था, जिसमें प्राय एससीज और एसटी कैटेगरीज के जो लोग आते हैं, या कहना चाहिए कि समाज में जो दुर्बल वर्ग है ना, जो कमजोर वर्ग है, उसके उत्थान के लिए क्या करेगा, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करेगा, यह राज्य का उत्तरदायित्व होगा। आर्टिकल 74 में आते हैं। आर्टिकल 74 में कहा गया है कि समाज में दुर्बल वर्गों के पोषण स्तर, आहार, ठीक है, मतलब क्या, उनमें पोषण का स्तर को सुधारे, उनके खाने पीने की व्यवस्था, जो राशन कार्ड में जो राशन डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं पीडीएस में, वो इसी के तहत होता है। उसके बाद एक क्या, मादक पदार्थों को प्रतिबंधित करने का। ठीक है, ये क्या किया गया, निर्देश दिया गया है राज्य को कि लोगों का पोषण, आहार स्तर, जीवन स्तर, लोक स्वास्थ्य को सुधारने के लिए राज्य प्रयास करेगा, जिसके तहत उनको राशन डिस्ट्रीब्यूट करना, शराब, नशीली पदार्थें या मादक पदार्थें जो मार्केट में बेची जाती है, उन सब पर निगरानी रखना और उसको पर प्रतिबंध लगाना किसका उत्तरदायित्व होगा, राज्य का उत्तरदायित्व होगा। आगे बढ़े तो आर्टिकल 48 में, आर्टिकल 48 में कृषि एवं पशुपालन। ठीक है, देखो हमारा देश भारत वैसे कृषि प्रधान देश है। हम जानते हैं कि हमारे यहाँ की 75% जनसंख्या, या पारा कहते हैं कि 90% जनसंख्या कृषि पर आधारित है ना। हालांकि अभी मॉडर्न एजेस में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, हम जैसे इकोनॉमिक सर्वे में हम देख पाते हैं। फिलहाल जिस समय संविधान बनाया गया था, उस समय पर भारत एकमात्र कृषि प्रधान देश था। ठीक है, तो राज्य को यह उत्तरदायित्व दिया गया कि वो कृषि और पशुपालन के लिए क्या करें, नीति निर्माण का काम करें। इसी के अंतर्गत का भी एक है 48 का, जिसमें क्या, पर्यावरण संरक्षण की बात की गई है। ठीक है, आगे चलें आर्टिकल 49 में। तो आर्टिकल 49 में कहा जाता है कि क्या, लोक महत्व के स्मारक, लोक महत्व के
स्मारक। ठीक, देखो सरकार का ये उत्तरदायित्व होगा कि जितने ऐतिहासिक स्थल हैं, ठीक है, ऐतिहासिक स्थल है या ऐसे स्थल जो कि लोक महत्व के हैं, ताजमहल, कुतुब मीनार या ऐसे बहुत सारे जो प्राचीन स्थल हैं जैसे हड़प्पा कालीन स्थल हैं, ये सभी हमको प्राप्त हो रहे हैं। इन सभी को संरक्षित करने का या उनका देखभाल करने का उत्तरदायित्व किसका होगा? राज्य का होगा। ये कहा गया कहां पर? आर्टिकल 49 में। ठीक है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करने का उत्तरदायित्व किसको दिया गया है? राज्य को दिया गया है। ठीक, आगे बढ़े आर्टिकल 50 में। तो आर्टिकल 50 में शक्ति का विभाजन, शक्ति का विभाजन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, यह भी एक डिस्कस करने का मुद्दा है। आर्टिकल 50 के अंतर्गत राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि देखो हमारे देश में 3 होते हैं, क्या? एक तो कार्यपालिका जिसको इंग्लिश में एग्जीक्यूटिव्स कहा जाता है, एक होता है क्या? विधायिका जिसको लेजिस्लेटिव, और तीसरा होता है क्या? न्यायपालिका, यानी क्या? जुडिशियरी। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और क्या? जुडिशियरी। इन तीनों को के बीच में शक्ति का बंटवारा किया गया है आर्टिकल 50 के तहत संविधान में। ठीक है, कहने का मतलब अनुच्छेद 50 में साफ साफ ये बात कहा गया है कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ठीक है, मतलब क्या? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशियरी, तीनों को बिना एक दूसरे के काम में दखल दिए अपना काम करना होता है। कहने का मतलब साफ साफ यह है कि तीनों एक दूसरे के काम में क्या नहीं करेंगे? दखल अंदाजी नहीं करेंगे, यानी कि तीनों एक दूसरे काम से संबंधित नहीं रहेंगे। लेकिन ऐसा व्यवहारिक तौर पर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि विधायिका का काम है कानून बनाना। फंडामेंटल राइट्स मैंने आपको बताया था, विधायिका का काम क्या होता है? कानून बनाना। ठीक है, विधि बनाना या कानून बनाना। उस विधि को लागू करने का काम किसका होता है? कार्यपालिका का होता है। ठीक है, और अगर वो विधि न्याय संगत है या नहीं है, इस चीज का जांच करने का काम किसका होता है? न्यायपालिका का होता है। मतलब क्या? विधायिका कानून बनाएगा, जैसे संसद विधायिका है, वो कानून बनाएगा, उस कानून को लागू करने का काम कार्यपालिका का यानी कि एग्जीक्यूटिव्स का है। और अगर उस कानूनों को पालन करने में मान लो अगर कोई विवाद होता है, तो उस विवाद को सुलझाने का काम किसका होता है? न्यायपालिका का होता है ना भाई? जुडिशियल एक्टिविज्म या PIL जिन पर विशेष बातें की जाती हैं, ये तीनों ना चाहते हुए भी एक दूसरे के काम पर क्या करते हैं? दखलंदाजी करते हैं। हालांकि इन तीनों पे अपने अपने काम का या अपने अपने शक्तियों का बंटवारा किया गया है, लेकिन वो व्यवहारिक तौर पर संभव नहीं है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, व्यवहारिक तौर पर संभव नहीं मतलब क्या? ये तीनों नहीं चाहे तब भी ये एक दूसरे के काम पर दखलंदाजी देते हैं, करते हैं। लेकिन संविधान में इन तीनों के काम को क्या किया गया? अलग अलग किया गया है। विधायिका का काम कानून बनाने का होता है, कार्यपालिका का काम उस कानून को या उस नीति को लागू करने का होता है, जो भी पॉलिसी विधायिका बनाएगी। और उन पॉलिसीज में अगर कुछ न्याय संगत नहीं है तो उसको जांच करने का अधिकार न्यायपालिका को होता है। ठीक है, यह हो गया। अब आते हैं किस पर? आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 में कहा गया है क्या? अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, इसको समझिए क्या है। DPSP के अंतर्गत स्टेट को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वे इस बात का सुनिश्चित करें। देखो इंडिया के बॉर्डर में तो स्टेट्स ही आएंगे, तो इंडिया का तो कोई अपना बॉर्डर है ही नहीं। जो भी बॉर्डर है वो तो राज्यों का बॉर्डर है, हाँ कि नहीं? सभी स्टेट्स के या मल्टीपल स्टेट्स के ही तो बॉर्डर है, जो हम इंटरनेशनल बॉर्डर हमारे साथ तो हम शेयर करते हैं। तो उन स्टेट्स को ये रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है कि वो अंतरराष्ट्रीय संबंधों को बनाए रखें, या अंतरराष्ट्रीय समझौते जो केंद्र सरकार उनके सामने करती है ना, समझौता या संधि जो किया जाता है, उसको बनाए रखें और उसको क्या करें? सुगम बनाने का क्या कर सके? प्रयास करें। किसी भी स्थिति में ऐसा कोई विवाद या ऐसा कोई मुद्दा ना उजागर करें अंतरराष्ट्रीय, चूंकि आप इंटरनेशनल बॉर्डर अपना शेयर करते हैं दूसरे देशों के साथ में, तो आपको हमेशा ये व्यवहार बनाकर रखना है कि किसी भी स्थिति में राष्ट्र की एकता और अखंडता बाधित ना हो। मतलब यह है कि देश की अंतरराष्ट्रीय सीमाओं में सुरक्षा और शांति बनाए रखना राज्य का उत्तरदायित्व होगा। ठीक है, तो ये होगा क्या? पार्ट 4 में बताया गया DPSP। इसके अलावा जो इसमें मेंशन नहीं किए गए हैं, एक दो आर्टिकल और भी आते हैं जिस पर भी हम बात कर लेते हैं, जो कि DPSP के अंतर्गत ही होना चाहिए, लेकिन वो DPSP में ना रख के किसी दूसरे पार्ट में रखा गया है। ठीक है, एक है आपका आर्टिकल 335। ठीक है, आर्टिकल 335, फिर एक है आर्टिकल 350, फिर एक है आर्टिकल 351। ठीक, 335 में यह कहा गया है कि भाई आप STs, SCs या OBCs या EWS कोई भी वर्ग के लोग हों, आप उनको आरक्षण प्रदान करते हैं लोक नियोजन के समय। मतलब मान लो कि किसी व्यक्ति को कलेक्टर बनाया गया, ठीक है, आरक्षण से। भाई आरक्षण का मतलब क्या है? कि उसको, उस समाज को या उस वर्ग के लोगों को ऊपर उठाने के लिए कुछ एडवांटेजेस दिए जाते हैं, जिसको हम आरक्षण के नाम पर जानते हैं, है ना।
वो एडवांटेजेस एक सीमा में होने चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि आपने किसी ऐसे व्यक्ति को आरक्षण देकर उस पद पर पहुंचा दिया जहां पर वो काम करने के काबिल ही नहीं है। आर्टिकल 335 इस बात की घोषणा करता है कि आरक्षण देते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि जिस व्यक्ति को उस पद पर पहुंचाया जा रहा है आरक्षण के माध्यम से, क्या वह व्यक्ति उस कार्य को करने के लिए सक्षम है ना। मतलब क्या वह व्यक्ति उस पद की गरिमा बनाए रखेगा, क्या उस डेजिग्नेशन में वो काम करने के लायक है या नहीं। तो इस बात का ध्यान देना होगा कि किसका उत्तरदायित्व होगा, राज्य का उत्तरदायित्व होगा कि किसी विशेष वर्ग के किसी व्यक्ति को आरक्षण देकर के किसी पद में पहुंचाने से पहले इस बात का विशेष ध्यान रखे कि क्या वह उसकी क्षमता के तुल्य है, क्या वो उस काम को करने के लायक है या नहीं है, इस बात का ध्यान रखेगा। ये कहा गया किसमें, आर्टिकल 335 में। आर्टिकल 350A में यह कहा गया है कि जो 0 से 6 साल के जो बच्चे थे जिनको प्रारंभिक शिक्षा यानी कि आंगनबाड़ी या प्राइमरी स्कूल के जो एजुकेशन होते हैं, है ना, मतलब कहां तक, नर्सरी तक, नर्सरी केजी 1 और केजी 2 तक का, या फिर अगर कोई बच्चा आंगनबाड़ी में है, आंगनबाड़ी में अगर बच्चा कोई अध्ययन जरूरत है या पढ़ाई करना है, तो यह कोशिश किया जाएगा कि उनको उनकी मातृभाषा में, अगर छत्तीसगढ़ी बच्चे के घर वाले बोलते हैं तो उनको छत्तीसगढ़ी में पढ़ाओ, अगर वो भोजपुरी बोलता है तो उसको भोजपुरी में पढ़ाओ। कब प्राथमिक शिक्षा की बात करें या प्राइमरी एजुकेशन की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, आर्टिकल 351 ये हिंदी भाषा से संबंधित है कि राज्य का ये उत्तरदायित्व होगा कि वो हिंदी भाषा को क्या करे, प्रोत्साहित करे, उसको ऊपर उठाने का प्रयास करे। जहां तक यथासंभव हो सभी कार्यालयीन या जो भी शासकीय दस्तावेज में किसका इस्तेमाल किया जाए, हिंदी का इस्तेमाल किया, हिंदी भाषा के विकास के लिए कार्य करने का आदेश दिया गया है आर्टिकल 351 के अंतर्गत। जो कि हम अगर राजभाषा पढ़ेंगे, है ना, तो राजभाषा में ये आर्टिकल आएगा। ठीक है, साफ साफ तौर पर ये कहें कि आर्टिकल 351 में राज्य को ये निर्देश दिया गया है कि वो हिंदी भाषा के उत्कर्ष के लिए क्या करे, काम करे। ठीक, तो ये अलग से 3 और आर्टिकल थे जो डीपीएसपी के अंतर्गत ही बताए जाने चाहिए थे, लेकिन डीपीएसपी इसमें डिस्कस ना करके कहीं और डिस्कस किए गए हैं, इसलिए हमने इसको साथ में डिस्कस कर लिया। तो यहाँ पर आपका डीपीएसपी खत्म। अब अगला जो हिस्सा होगा वो होगा क्या, फंडामेंटल ड्यूटीज, जो कि 51A का हिस्सा है। ठीक।